अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा थर्ड लेक्चर है ACCF 4 का, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लेजिस्लेशन। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा इस चैप्टर का। उसके बाद फिर हम चैप्टर 2 जो कि है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उस पर मूव ऑन कर लेंगे और पहला चैप्टर आज होपफुली हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर लेजिस्लेशन से। लेजिस्लेशन और इसकी टाइप्स। सबसे पहले टाइप्स से स्टार्ट करते हैं। Legislation falls into two categories. Number one, Act of Parliament, and number two, Delegated Legislation. ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है? वैसे ही हम ये डिटेल में पढ़ भी चुके हैं पहले, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसको ब्रीफली मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था पहले पिछली क्लासेस में। आज थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन, द हाउस ऑफ कॉमन, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द मोनार्क. In order to become an act of parliament, a bill must go through the following stages in both houses. क्या stages है वो? First reading, the name of the bill and its proposer is read out. ठीक है, बिल का नाम और जो जिसने ये बिल प्रपोज किया है उसका नाम रीड आउट हुआ जाता है। सेकेंड रीडिंग डिबेट टेक्स प्लेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल एंड इट इज़ देन वोटेड अपॉन. अब प्रिंसिपल्स क्या हैं बिल के, क्या बिल का मकसद है, इस पर डिबेट होती है और फिर इस पर वोटिंग होती है. अच्छा, यूके में भी सिमिलरली पाकिस्तान वाला सिस्टम है, दो हाउसेस होते हैं, जैसा पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट है और सेनेट है, यूके में भी सेम सिस्टम है. वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन है, हाउस ऑफ लॉर्ड है. बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे मोनार्क भी होते हैं. मोनार्क किसको कहते हैं? किंग या क्वीन को कहते हैं. पाकिस्तान में वो नहीं है, अपेरेंटली वो नहीं है, लेकिन यूके में है. ठीक है, आए वापस, कहाँ थे हम? सेकेंड रीडिंग पे. डिबेट टेक्स प्लेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल एंड इट इज़ देन वोटेड अपॉन. बिल के प्रिंसिपल्स डिस्कस होते हैं और उस पर वोटिंग होती है. जैसे पाकिस्तान में भी पार्लियामेंट में वोटिंग होती है तो बिल पास होता है. 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है आपको किसी बिल को पास कराने के लिए. ठीक है, थर्ड स्टेज क्या है? कमिटी स्टेज. अ स्मॉलर नंबर ऑफ MPs कंसिडर द वर्डिंग ऑफ द बिल. दिस स्टेज कैन लास्ट सेवरल मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द बिल. अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं वो इस पे रिसर्च करते हैं, इस बिल पे, इसकी वर्डिंग्स पे गौर करते हैं. ठीक है, अब इस स्टेज में मंथ्स भी लग जाते हैं वर्डिंग्स पे इसका मकसद समझने के लिए. फोर्थ स्टेज पे है रिपोर्ट स्टेज. द बिल एज अमेंडेड बाय द कमेटी इज़ रिपोर्टेड बैक टू द फुल हाउस. अब कमेटी ने अगर कुछ बिल में कुछ चेंजेस की हुई होंगी तो वो भी रिपोर्ट होती हैं फुल हाउस में वापस. ये फोर्थ स्टेज है. आखिरी स्टेज है थर्ड रीडिंग. द बिल इज़ रेड फॉर द फाइनल टाइम बिल को पढ़ा जाता है हाउसेस में, और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसी टाइम पे रेज कर सकता है. बस ये फाइनल स्टेज होती है. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस इन द बोथ हाउसेस द बिल मस्ट रिसीव द रॉयल असेंट. रॉयल असेंट का मतलब आपको मोनार्क की अप्रूवल भी चाहिए होती है, मोनार्क का स्टैम्प चाहिए होता है किसी भी बिल को फाइनली पास होने के लिए. ठीक, आगे देखें. नोट दैट एन एक्ट डज नॉट नेसेसरली कम इनटू फोर्स इमीडिएटली. Its provisions may take effect on a piecemeal basis. An example is the Companies Act 2006. अब ज़रूरी नहीं है जो बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास हो गया वो फ़ौरन एप्लीकेबल भी हो जाए, फ़ौरन अप्लाई होना शुरू हो जाए. वो नॉर्मली जो पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं और उनको स्टेजेस पे, यानी पीस मिल, यहाँ पे लिखा हुआ पीस मिल बेसिस पे, कुछ स्टेजेस में वो अप्लाई करते हैं. वो फ़ौरन ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन अप्लाई हो जाए या फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट हो जाए. ठीक है, आगे देखें. Doctrine of sovereignty of Parliament. Parliament is sovereign. This means that in theory it is only Parliament that can make new law and it can make any law it wishes. However, it cannot pass an act which can never be repealed. Parliament sovereign है, आज़ाद है भाई. वो इन थ्योरी वो चाहे जो कानून बना सकता है और पास कर सकता है, और वही एक अथॉरिटी है जो लॉ बना सकती है. ठीक है, लेकिन वो भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसको रिपेल ना किया जा सके, मतलब जिसको चेंज ना किया जा सके या चैलेंज ना किया जा सके या उसको कोई उसमें अमेंडमेंट्स ना की जा सके. ठीक है, आगे देखें. द कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट. कोर्ट्स जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू पास किया हुआ कोई एक्ट होता है उसको कोर्ट भी जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकती. ठीक है, क्योंकि वो मोनार्क के पास से भी अप्रूव हुआ होता है और दोनों हाउसेस से प्रेजेंट हुआ होता है, तो उसको फिर कोर्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के थ्रू. और सेकेंड टाइप पे आए हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. फॉर मैनी रीजन्स पार्लियामेंट हैज़ डेलीगेटेड सम ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव पावर्स टू अदर बॉडीज़. यूजुअली पार्लियामेंट passes an enabling act setting out the policy involved and the objective it wishes to achieve.
The act then delegates the task of filing in the details to some other body. Rules enacted under such powers are called delegated legislation and the following are examples. कभी कभार ये होता है कि पार्लियामेंट भी जो है अपनी पावर जो है अथॉरिटी वो डेलीगेट कर लेती है कुछ लोगों में जिनको वो पावर देती है, ठीक है। फिर वो जो एक्ट या वो जो लॉज बनाते हैं उनको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम देखते हैं। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स मेड बाय गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, बाय लॉज मेड बाय लोकल अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर्स हायर करती है, वो स्पेसिफिक एरिया के जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कुछ नया कानून बनाना चाहे अपनी ताकत की अपनी पावर की हदूद में रहते हुए और वो कोई नया कानून बनाता है तो उसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बाय लॉज मेड बाय लोकल अथॉरिटीज़ पे अगर लॉ बनाए तो उसको बाय लॉज कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स इन काउंसिल मेड बाय द प्रिवी काउंसिल इन द नेम ऑफ द मोनार्क ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई मोनार्क प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ कोई लॉ बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है, जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ही काउंट होता है और उसको कहते हैं ऑर्डर्स इन काउंसिल, ठीक है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस इसके देखते हैं। इट सेव्स पार्लियामेंट्री टाइम, जैसा कि हमने कहा था कि 4-5 किस्म की रीडिंग होती है, कमेटी बैठती है, फिर रिपोर्टिंग होती है, तो एक लंबा स्टेज होता है। तो उससे बचने के लिए भाई ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पास किया जाए तो ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और पार्लियामेंट का टाइम बचता है। इट मे बेनिफिट फ्रॉम एक्सेस टू टेक्निकल एक्सपर्टीज थस लिविंग पार्लियामेंट फ्री टू कंसिडर एंड डिबेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। अब देखिए कोई भी लॉ बनता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में कोई लॉ बनना चाह रहा है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई लॉ बनाना चाहता है तो उसके पास उस एरिया की स्पेसिफिक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, सही। तो पार्लियामेंट का टाइम इस तरह भी बचता है कि उसको टेक्निकलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बस जो है वो उस पर डिबेट कर सकता है, उस बिल के प्रिंसिपल्स पे आर्ग्यू कर सकता है, उसको टेक्निकल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, इससे भी पार्लियामेंट का टाइम बचता है, ठीक है। आगे आए नीचे देखिए क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ क्विक एंड ईजी टू मेक एंड टू चेंज। अब ज़ाहिर मिनिस्टर ने कोई लॉ बनाया है तो उसको आसानी से इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और मिनिस्टर फिर इसको चेंज भी कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर, तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। However, it also has a number of disadvantages। अब जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हैं वो भी देख लेते हैं। Its volume and lack of publicity means that it can be difficult to keep up with the changes introduced। नॉर्मली होता है क्या है कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो उस पर अच्छा खासा न्यूज़ में भी कवरेज मिलता है, इसको पब्लिक की अटेंशन भी मिलती है, तो पब्लिक को जो है वो इसकी चीज़ की अवेयरनेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है कि यार पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ है जो मंथ से चलता आ रहा था प्रोसेस। अब कोई मिनिस्टर कोई लॉ बना दे तो इतनी पब्लिसिटी उसको नहीं मिलती, इतना लोगों को इतना उस पर अवेयरनेस नहीं होती, तो पब्लिक के लिए थोड़ा सा नए लॉज के साथ कीप अप करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट देखें। इट इज़ क्रिटिसाइज एज बीइंग अनडेमोक्रेटिक एज इट इज़ मेड विदाउट द रिकोर्स टू द इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन्स। अब कुछ लोग इस पर ये भी क्रिटिसिज्म करते हैं कि यार ये तो एक ही बंदा बैठ के बना रहा है, अपने फैसले खुद कर रहा है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से नहीं आ रहा, ये पार्लियामेंट के प्रोसेस के थ्रू कोई कानून नहीं आ रहा जो अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, जिसको टर्म करते हैं लोग अनडेमोक्रेटिक है ये, ठीक है। अब ये भी बहस है इसके अगेंस्ट। अब नीचे देखें और क्या है। देयर आर नंबर ऑफ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस लेजिस्लेशन को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए। पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है या तो जुडिशल कस्टडी के जुडिशल सिस्टम के थ्रू हो सकता है कंट्रोल। पार्लियामेंट के थ्रू किस तरह होता है पढ़ते हैं यहाँ पर। पार्लियामेंट्री, सिंस 1973 there has been a joint select committee on statutory instruments whose function it is to scrutinize all the statutory instruments. They have the power to draw the instrument to the attention of both houses on any number of grounds, but cannot do so on a ground which relates to the actual merits of the instruments or the policy it is pursuing. अब पार्लियामेंट की भी एक कमेटी बनी है जो कि 1973 से वजूद में आई है, वो किसी भी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को चैलेंज कर सकती है बोथ हाउसेस में, इसको रिव्यू में ला सकती है। अगर कुछ उसको कुछ ग्राउंड्स अगर मिल रहे हो कि यार यहाँ पर ये चीज़ सही नहीं है तो टेक्निकल ग्राउंड्स के बिहाफ पे वो चैलेंज कर सकती है पार्लियामेंट्स में, और पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउसेस में चैलेंज कर सकती है इसको, ये जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। और जुडिशल पे आए, द कोर्ट्स कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ जुडिशल रिव्यू। It can be challenged on the grounds that the person making it has acted ultra vires by exceeding their powers outside the authority granted to them। अब जुडिशल रिव्यू के थ्रू कोर्ट्स भी इसको चैलेंज कर सकती हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू। अल्ट्रा वायर्स यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है, अल्ट्रा वायर्स आगे समझाया भी गया है
कि अगर कोर्ट को लगे कि यार बंदे ने अपनी पावर्स को एक्सीड किया है तो कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को चैलेंज कर सकती है। अल्ट्रा वायर्स को समझे आए। देयर आर टू टाइप ऑफ अल्ट्रा वायर्स, नंबर 1 प्रोसीजर अल्ट्रा वायर्स एंड नंबर 2 सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स। अब ये दोनों बड़े डिटेल में यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, आप बाद में इसकी एग्जांपल भी पढ़ लीजिएगा। ये रीडिंग करना लाजमी है, लेकिन ये रीडिंग लाजमी कीजिएगा। अच्छा चलें, इससे पहले मैं आपको एक और भी चीज़ बता दूँ कि आप अभी आज नोट्स कर रहे होंगे कि मैंने आज ये कैप्लान की किट से पढ़ा रहा हूँ। अपने जो नोट्स मैंने आपको क्लास 1 में दिए थे उस नोट से मैं नहीं पढ़ा रहा। अब देखिए कुछ प्योरली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, अब जहाँ मुझे लगेगा कि यार कैप्लान की किट में बेटर थ्योरी एक्सप्लेन्ड है तो मैं आपको वहाँ से पढ़ा दूँगा। अब जहाँ मुझे महसूस हो रहा होगा यार आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है और डिटेल थ्योरी में जाने की ज़रूरत है तो मैं फिर आपको अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा। आप कंपेयर कर सकते हैं कि यार कैप्लान की किट में ये चीज़ें बहुत शॉर्ट लिखी हुई हैं, जबकि मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं इसमें काफ़ी डिटेल में है। तो जहाँ ज़रूरत महसूस होगी कि यार बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत है तो मैं फिर आपको अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ जो मैंने आपको प्रोवाइड किए। अगर कुछ कैप्लान की किट में अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ होगा तो मैं आपको वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह शफल चलता रहेगा हमारा। रीडिंग आपने दोनों की करनी है, आपने कैप्लान की किट भी पढ़ के जानी है और आपने मेरे नोट्स भी पढ़ के जाने एग्ज़ाम में। तो दोनों आप जो है थ्योरी पढ़ने की आप आदत डालेंगे तो आपको इस एग्ज़ाम में तो वो हेल्प करेगा ही, बल्कि आगे आने वाले जो आपके प्रोफेशनल लेवल के कुछ एग्ज़ाम जैसे कि SBL है, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस है, जो कि प्योरली थ्योरी बेस्ड है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप मुझे फिर अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे यार सर ने इसी स्टेज पे हमें थ्योरी पढ़ने की आदत डाल दी तो आगे जाके हमें वो काम आ गया। पढ़ लेंगे तो आपका फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं टॉपिक में, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स। अब क्या होता है कि यार कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कोई मिनिस्टर पास कर रहा है तो एक इस लेजिस्लेशन को पास करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, काफ़ी लोगों से सलाह मशवरा करने पड़ते हैं। अगर कोई ऐसा सिनेरियो सामने आता है कि यार ये प्रोसीजर अप्लाई सही नहीं किया गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पास करने में, तो वो उसको कहते हैं प्रोसीजर अल्ट्रा वायर्स, कि वहाँ बंदे ने भाई अपनी अथॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाया है या सही से जो स्टेजेस हैं उसको पूरा नहीं किया गया है, सही प्रोसेस के थ्रू काम नहीं किया, तो उसको कहते हैं प्रोसीजर अल्ट्रा वायर्स। बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन इसकी आसान लफ्ज़ों में यही है। नीचे है सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स। अब कोई बंदा जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो एग्रीकल्चर से हट के भी कोई चीज़ पे लॉ पास कर रहा है जो उसके स्कोप में आती भी नहीं है, अपनी पावर्स को जो है वो सुपरसीड कर रहा है, तो उसको कहते हैं सब्सटेंटिव अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, तो ये दो बहुत आसान वर्डों में मैंने आपको समझाया, आप इसको लाजमी पढ़िएगा, इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जो समझने में आसान है। होपफुली आपको समझ में आ जाएंगे, अगर नहीं समझ में आती तो बिल्कुल आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं आपको फिर ये अगली क्लास में समझा भी दूँगा, लेकिन होपफुली ये समझ में आ जाएगी। आप इस स्टेज पे हैं कि आप ये चीज़ें आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं टॉपिक नंबर 6 पे, जो है रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें। The process by which judge assigns meaning to ambiguous word or phrases in statutes is called interpretation of statutes. Judge can use certain aids, rules and presumptions to help them assign a meaning to a word. अब देखिए लॉ में जो है काफ़ी ambiguous words होते हैं। अब कोर्ट इसको किस तरह आपको इंटरप्रेट करेगा, किस चीज़ की हेल्प लेगा, वो यहाँ पे बताया हुआ है। सही, अब आए एड्स टू इंटरप्रिटेशन में कि कोर्ट्स किस तरह हेल्प लेती हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। The courts can use following aids to help them interpret a statute. The legislation itself, definition section. अब legislation में खुद वो जाके legislation को पढ़ेंगे, उसकी definition पढ़ेंगे, फिर आपको explain करेंगे वो। Judicial precedents, अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में कि पुराने केसेस के फैसले भी कोर्ट देखेगी, तो वहाँ पे जो मायने लिए गए होंगे वर्ड्स के, उसके थ्रू आपको नए फैसलों में गाइड करेगी कि यार वहाँ पे केस के मटेरियल सेम थे तो यहाँ पे भी वो इसी तरह अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 देखें, द इंटरप्रिटेशन एक्ट 1978। द एक्ट डिफाइंस सर्टेन टर्म्स एंड फ्रीक्वेंटली फाउंड इन लेजिस्लेशन। द एक्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट अनलेस अ स्पेसिफिक इंटेंशन टू द कॉन्ट्ररी एग्जिस्ट, द यूज इन अ स्टैच्यू ऑफ मैस्कुलिन जेंडर टर्मिनोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स द फेमिनिन एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन एक्ट 1978 है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि जहाँ पे कोई मैस्कुलिन जेंडर की बात की गई है तो सिमिलरली वहाँ पे अंडरस्टूड है कि यार फेमिनिन के लिए भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है, अनलेस कि कहीं लिखा हुआ ना हो तो कि सिर्फ ये कानून मर्दों के लिए अप्लाई होता है या ये कानून फेमिनिन या फीमेल्स के लिए अप्लाई होता है, अनलेस लिखा हुआ ना हो तो इसका मतलब यही होता है कि मर्द और औरत के लिए सेम ही कानून है। ठीक है, ये इस एक्ट का ब्रीफ मकसद है। चौथा पॉइंट देखें, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब
अब डिक्शनरी के थ्रू भी वो वर्ड्स को इंटरप्रेट कर सकती है। 5वां पॉइंट देखें, हैंसर्ड टू सी व्हाट वाज सेड इन पार्लियामेंट व्हेन द बिल वाज बीइंग डिबेटेड। ठीक है, पार्लियामेंट में जब बिल डिबेट हो रहा हो, उस पर रीडिंग हो रही हो या उस पर वोटिंग हो रही हो, तो उस वक्त क्या स्टेटमेंट्स लिए गए थे, क्या स्टेटमेंट्स पास हुए थे, उसको भी कोर्ट दे सकता है इस किसी स्टैचू को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, होपफुली ये सब क्लियर होगा। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं और रूल्स के साथ कुछ केसेस की एग्जांपल भी हैं। अब उस रूल को समझने में और केसेस को मैं आपको डिफ़ाइन भी करूँगा अच्छे तरीके में, होपफुली ये आपको अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। ये रूल आपने लाजमी समझने हैं, 4-5 रूल हैं और ये रूल्स में आपको क्लियरली अपना कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अच्छे खासे टेस्ट होते हैं ये। ठीक है, तो कुछ केसेस की एग्जांपल भी आपकी किट में दी हुई हैं। अच्छा, मैंने जो आपको नोट्स दिए हुए हैं उसमें भी कुछ केसेस हैं, उसकी एग्जांपल्स हैं, वो भी आप पढ़िएगा। मैं यहाँ से आपको केसेस की एग्जांपल केसेस में आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो होपफुली रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले रिटल रूल, ये क्या है भाई? वर्ड मस्ट बी गिवन देयर ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग इवन इफ दिस प्रोड्यूस एन अनडिज़ायरेबल आउटकम। जो भाई स्टैचू में लिटरल मायनों में लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखे हुए हैं उसको आप लिटरल मीनिंग में आप ले लें, भले उससे जैसा भी रिजल्ट आ रहा हो उसको आप अप्लाई कर दें। अब थोड़ा सा ये absurd साउंड होता है, लेकिन ये यही था रूल। अब इसकी एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, फिशर वर्सेस बेल 1961। अच्छा, मैं एक केस आपको समझाता हूँ, बड़ा मज़ेदार केस है। अच्छा, 2 टर्म्स यहाँ पर हैं जो आपको केस में नज़र आएंगी। एक है ऑफ़र फॉर सेल और एक है इन्विटेशन टू ट्रीट। ठीक है, इसका भी आपको पहले डिफरेंस बताता हूँ तो आपको केस समझने में आसानी होगी। ऑफ़र फॉर सेल क्या है भाई? आप अपनी दुकान के बाहर खड़े में आवाज़ें लगा रहे हैं, आओ भाई आओ, ले लो, ये ले लो, मेरे पास ये आइटम है, इतने रेट है, ये है, आप आवाज़ें लगा रहे हैं। नॉर्मली अपने मार्केट्स में देखा होगा, उसको कहते हैं ऑफ़र फॉर सेल। ठीक है, इन्विटेशन टू ट्रीट, ये एक टर्मिनोलॉजी होती है कि यार भाई एक दुकानदार खड़ा है अपने डिस्प्ले लगा के, आप उससे पूछते हो भाई ये क्या चीज़ बेचने की है या ये आप बेच रहे हैं, इसकी क्या रेट है। अगर आपने कस्टमर जाके खुद पूछेगा, उसको कहते हैं इन्विटेशन टू ट्रीट। अगर दुकानदार कुछ आपको आवाज़ लगा के बुला रहे हैं, कुछ डिस्प्ले उसने ऐसा लगाया है, कुछ प्रमोशनल मटेरियल लगाया हुआ है, कुछ बैनर्स लगाए हुए हैं, तो उसको कहते हैं ऑफ़र फॉर सेल। ठीक है, फैक्ट्स देखिए केस के, फिशर वर्सेस बेल। द कोर्ट हैड टू कंसिडर द मीनिंग ऑफ द वर्डिंग ऑफर फॉर सेल। It was an offense to offer for sale offensive weapons. A shopkeeper had flicked knives with price tag attached on display in his shop window. अभी केस क्या हुआ, एक शॉपकीपर ने जो है अपनी दुकान की विंडो पे ना कुछ चाकू, फ्लिक नाइफ्स तो कहते हैं खतरनाक किस्म के चाकू होते हैं, वो उससे डिस्प्ले पे लगाए हुए थे शॉप पे अपनी, और उसके बराबर में प्राइस टैग रख दिए थे। कुछ प्रमोशनल मटेरियल नहीं था, कुछ वो आवाज़ें नहीं लगा रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, अब पार्लियामेंट में एक लॉ पास हो रहा है ऑलरेडी कि ऑफेंसिव वेपन बेचना जो है वो जुर्म है, इलीगल है। अब उस दुकानदार पे केस हो गया। अब वो केस से बचा किस तरह? केस में बच गया कि उसने बस अपना जो है लिटरल मीनिंग में कानून में ये लिखा है कि ऑफ़र फॉर सेल करना उसको गैर कानूनी वेपन्स को, उसने बस अपना जो है वो डिस्प्ले में लगा दी, प्राइस टैग लग दिया। उसने कोई प्रमोशनल मटेरियल नहीं लगाया, किसी को आवाज़ नहीं लगाई कि मैं चाकू बेच रहा हूँ, तो वो ऑफ़र फॉर सेल काउंट हुआ ही नहीं। बल्कि जब भी आए कस्टमर्स ने आके पूछा क्या आप ये बेच रहे हैं, तो वो इन्विटेशन टू ट्रीट काउंट हुआ, वो ऑफ़र फॉर सेल काउंट हुआ ही नहीं। अब इसका क्या नुकसान क्या हुआ कि भाई हुकूमत को चाहिए था कि यार हम वेपन्स की सेल को रोकें, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। वो क्यों पूरा नहीं हुआ? रिटर्न रूल ये कहता है कि भाई जो कानून में लिखा हुआ है क्लियरली खुले खुले अल्फाजों में आप उसी को लो। अब मकसद क्या था भाई चाकू लगाने का? उसका वो ज़ाहिर सेल ही करना था उसका दुकानदार का मकसद, लेकिन ये टेक्निकलिटी के तौर पे वो बच गया, टेक्निकलिटी की वजह से कानून में वो बच गया, क्योंकि उसने ऑफ़र फॉर सेल नहीं किया। कस्टमर ने आके खुद पूछा तो वो इन्विटेशन टू ट्रीट काउंट हुआ, जिसकी वजह से उसकी बचत हो गई शॉपकीपर की। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, हेल्ड द कोर्ट अप्लाइड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन लिटरल फैशन, accepting that the display of flick knives was an invitation to treat. It was the customer who made an offer to buy. In consequence, the shopkeeper was found not to be acting illegally. The aim of the parliament, however, had been to prevent sales of offensive weapons. अब यहाँ पार्लियामेंट का मकसद पूरा नहीं हुआ। ठीक है, जब कानून बनता है कोई तो मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू वो पास होता है, जिसके बाद वो एक परफेक्ट फॉर्म में आता है। शुरू में कोई भी चीज़ बनती है, जब मैं भी शुरू में कोई लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो परफेक्ट नहीं बने होंगे, मेरे भी मल्टीपल ट्रायल्स लगे होंगे, उसके बाद एक प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड होता है जिससे बच्चों को सही चीज़ समझ में आए। सही, तो काफ़ी एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसके बाद कोई चीज़ परफेक्ट होती है, प्रैक्टिस के बाद परफेक्ट होती है। अब ये पहला रूल था, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स भी हैं, चेंजेस भी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसके बाद कानून जो है अपने परफेक्ट शेप जो लेने लगा लॉ। आ गया है भाई गोल्डन रूल। क्या कहता है रूल? देख रहे हैं,
where the literal rules gives more than one meaning or provides an absurd result, the golden rule is used to ensure that preference is given to the meaning that does not result in the provision of being an absurdity. जैसे मैंने आपको कहा था कि लिटरल रूल पे बंदा जाए तो एक अजीब व गरीब किस्म का रिजल्ट आ रहा था, तो गोल्डन रूल उसी को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया कि यार सिर्फ लफ्ज़ी मायने ना लिए जाए, जो कानून का मकसद था उसको भी थोड़ा सा देखा जाए। अब एक केस और यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, एडलर वर्सेस जॉर्ज। ठीक है, अब यूके में एक एक्ट पास हुआ था, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1920। अब उसमें ये था कि यार कुछ ऐसे एरियाज थे, प्रोहिबिटेड एरियाज़ में, जहाँ पे कोई भी बंदा उनके आर्मी के बंदों, जो आर्म फोर्सेस के बंदों थे, उसको जो है वो काम करने से रोक नहीं सकता था, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में। तो एक बंदे ने किसी एक आर्मी के बंदे को एक एयरपोर्ट के अंदर रोक दिया, एक एयरफोर्स का जो था सेक्टर, उसके अंदर रोक दिया एक आर्मी के बंदे को उससे काम करने से। अब वो एक्ट में क्या लिखा था? एक्ट में ये लिखा था कि कोई भी बंदा किसी आर्मी के बंदे को एक प्रोहिबिटेड एरिया के प्रेमिसेस में नहीं रोक सकता। ठीक है, उस बंदे ने एयरपोर्ट के अंदर रोक दिया एक फ़ौजी को काम करने से, आर्म फोर्सेस के मेंबर को काम करने से। तो हुआ क्या, उस पर केस हुआ। अब डिफेंडर ने ये आर्ग्यू किया कि भाई मैंने इसको एक जो है प्रोहिबिटेड एरिया के प्रेमिसेस में मैंने नहीं रोका, उसको मैंने मेन एरिया के अंदर रोक लिया है, तो ये इस लॉ के जो है इस एक्ट के स्कोप में नहीं आ रहा। ज़ाहिर वो लिटरल रूल अप्लाई कर रहा था वहाँ पर, तो वहाँ कोर्ट ने ये फैसला किया कि भाई प्रेमिसेस का मतलब ज़ाहिर है आप उसको एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं रोक सकते, ये सेंस बनता है ना इसका। अब ये क्या बात हुई कि आप इसी एक एरिया के प्रेमिसेस में एक बंदे को, एक फ़ौजी को काम करने से नहीं रोक सकते, सिक्योरिटी ड्यूटी में उसके अंदर रोक सकते हैं, कोई सेंस बनता है इस बात का? तो कोर्ट ने भी फिर यही फैसला किया, जो एक ज़ाहिर जो सेंस बन रहा था जिस चीज़ में, कोर्ट ने भी वही फैसला किया। द वर्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ अ प्रोहिबिटेड प्लेस इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स वर हेल्ड टू द कवर एक्ट्स ऑफ द डिफेंडेंट विच टुक प्लेस विद इन अ प्रोहिबिटेड प्लेस। इसका काम ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि यार उसको क्लेम सक्सेसफुल हुआ जिसने केस किया था कि यार ये प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर भी उसने अगर रोका है तो वो गलत रोका है, उसने एक एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल था। तीसरे पे आए, मिस्चिफ रूल, यूज्ड टू इंटरप्रेट अ स्टैचू in a way which provides a remedy for the mischief the statute was enacted to prevent। अब गोल्डन रूल के ऊपर ही एक और चेंजेस आए। अब जिस मकसद के लिए लॉ बना था उस मकसद को पूरा करना है, फर्दर इस पे काम हुआ। अब यहाँ पर मिस्चिफ का वर्ड जो है वो शरारत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रॉब्लम के बेसिस पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन यहाँ कैप्लन की बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखी हुई, इसके आप मेरे नोट्स में अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो फिर आपको बेहतर समझ में आएगा इसका। लेकिन जो इसके मेन जो इसका सेंस था रूल का वो मैंने आपको समझा दिया अभी यहाँ पे, कि गोल्डन रूल के ऊपर ही थोड़ी सी और इम्प्लीमेंटेशन आई, फर्दर देखा गया कि और कि कानून जिस मकसद के लिए बना था उसको पूरा किया जाए। ठीक है, एक और केस था यहाँ पर गॉरेस वर्सेस स्कॉट 1874। अच्छा, उस ज़माने में जो है वो कंटेजियस बीमारियाँ एनिमल्स में बहुत ज़्यादा फैल रही थी 1869 में। तो एक एक्ट बनाया गया था कि यार आप जो आप एनिमल्स ओवरसीज से आप शिप करके ला रहे हैं, उस एनिमल्स को आप सेपरेटली स्टोर करेंगे अलग अलग पेन्स में। एक शीप्स आ रही थी एक शिप के थ्रू, उसको अलग अलग पेन्स में स्टोर करना था ताकि बीमारियाँ ज़्यादा ना फैले, बहुत ज़्यादा जानवर एक साथ इकट्ठे ना हो। अब जो बंदा स्टोर करके ला रहा था उसने थोड़ी सी नेग्लिजेंस दिखाई, उसने कुछ शीप्स को सही तरीके से जो सिक्योर नहीं किया। अब हुआ क्या कि समंदर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया, कुछ टर्बुलेंस आया, तो कुछ शीप्स जो हैं वो पानी में गिर गई, बह गई वो। अब जो जिसकी शीप्स थी उस बंदे ने उसने केस कर दिया कि यार ये कंटीजियस डिजीज एनिमल्स एक्ट के थ्रू कि यार ये मेरी शीप्स मुझे प्रॉपर नहीं मिली, सही से इस बंदे ने सिक्योर नहीं किया। अब हालांकि ये केस कुछ और बनता था, लेकिन उसने इस एक्ट को बेस बनाते हुए उसने केस कर दिया। सही, अब इसमें फैसला क्या आया? Since the proposed statute was to prevent the spread of contagious disease and not to guard against the danger of the property being washed overboard, the claim fail हो गया, क्योंकि वो इस लॉ में फॉल कर ही नहीं रहा था। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम था, ये भी एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया इस मिस्टिक रूल में कि यार लॉ को एक्चुअल केस देखा जाए, लॉ को देखा जाए कि यार लॉ का मकसद क्या था। अब इस कंटेजियस डिजीज एक्ट का मकसद ये तो नहीं था कि नेग्लिजेंस हो तो उसको भी डील किया जाए, तो इसलिए क्लेम वो फेल हो गया। मकसद ये था मिस्टिक रूल का कि जो लॉ पास हुआ है एक्चुअल लॉ, उसका मकसद देखा जाए, उसके मकसद को पूरा किया जाए। ठीक है, आ गया है भाई पर्पसिव रूल में। दिस इज़ अ मोर मॉडर्न अप्रोच। हियर द कोर्ट इज़ नॉट जस्ट लुकिंग टू सी व्हाट द गैप वाज इन द ओल्ड लॉ, इट इज़ मेकिंग अ डिसीजन एज टू व्हाट दे फेल्ट पार्लियामेंट मेंट टू अचीव। सी पार्लियामेंट का मकसद क्या था अचीव करने का, वो भी यहाँ पर्पसिव रूल में देखा गया। लॉ का मकसद क्या था,
पुराने लॉ में गैप क्या है, क्या उसमें कमियाँ खामियाँ हैं, इस रूल में उसको पूरा किया गया। एक और यहाँ पे केस है गार्डनर वर्सेस सेवन ओक्स RDC 1950, ठीक है। अब ये केस ये था कि एक बंदे के पास कुछ फिल्म्स थी, उसने किसी एक बंदे को दी स्टोरेज के लिए। अब जिसको दी गई स्टोरेज के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि वो जहाँ भी उसको स्टोर करे उसको सेव करे, और उसको जो बंदे काम कर रहे हैं फिल्म के आसपास, उसको जो गार्ड कर रहे हैं, फिल्म्स को जो गार्ड कर रहे हैं, फिल्म्स के पास जो काम कर रहे हैं बंदे, उनकी भी सेफ्टी वो इंश्योर करें। ये उस बंदे की जिम्मेदारी है, सही है, जो फिल्म को स्टोर कर रहा है। अब उसने फिल्म स्टोर कर दी केव में, ठीक है। अब केव का आपको पता है यार, ऑलरेडी केव में जो है वो डैमेजेस की चांस ज़्यादा होता है, केव में पत्थर आके गिर जाए, फिल्म डैमेज हो जाए, या कोई जानवर घुस जाए केव में, फिल्म्स को डैमेज कर दे, ठीक है। और ऐसा ही हुआ, कुछ डैमेज हुआ प्रॉपर्टी को, फिल्म्स को कुछ डैमेज हुआ, तो उस पर केस हो गया बंदे पे। अब उसने ये आर्ग्यू किया यार वो तो प्रेमिसेस की बात हुई थी, प्रेमिसेस में जो है वो सेफ्टी इंश्योर करना मेरी जिम्मेदारी थी, केव प्रेमिसेस थोड़ी हुआ, तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं हुई। तो कोर्ट ने इससे भी फैसला दिया। कोर्ट ने क्या फैसला किया, अब आप देखें, हेल्ड में लिखा हुआ है, द पर्पस of the act was to protect the safety of persons working in all the places where film was stored. If the film was stored in a cave, the word premises include the cave. ठीक है, सेंस बन रहा है इस रूल का कि भाई आपने भले केव में रखा हो, अब आपने केव में रखा हो तो वो केव प्रेमिसेस है और उसकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, सही है। अच्छा, ये आखिरी रूल था, होपफुली ये रूल समझ में आए होंगे चारों आपको। अगर से फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ज़ाहिर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप क्लैरिटी ले सकते हैं मुझसे। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और वैसे भी अगर आप उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वापस इस क्लास को, लेक्चर को एक दो बार सुनेंगे तो आपको होपफुली ये समझ में आ जाएंगे। और मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें इसके अलावा भी और भी केसेस की एग्जांपल्स हैं, तो उसको भी आप रिव्यू करेंगे तो फिर आपको होपफुली क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा, अगला एक टर्म है यूज्डम जनरस। जनरल वर्ड्स मीन द सेम काइंड ऑफ थिंग एज द स्पेसिफिक वर्ड्स दे फॉलो। अच्छा, इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही है। होपफुली जो मेरे मेल स्टूडेंट्स हैं या फीमेल भी होता है रेसलिंग देखती हैं, आप लोगों ने रेसलिंग देखी होगी। 1990s में, अर्ली 2000s में होता था रेसलिंग, लोग बच्चे देखते थे, पाकिस्तान में भी या बाहर मुल्कों में भी, USA में भी खासतौर बहुत ज़्यादा रेसलिंग का क्रेज़ था, ठीक है। अब रेसलिंग के दरमियान में ही एक वो वार्निंग, ट्रिगर वार्निंग देते थे कि हमारे जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, हमारे जो रेसलर्स हैं, वो प्रोफेशनली ट्रेंड एथलीट्स हैं, सही है। उनको ये प्रैक्टिस करते हुए, ये मूव प्रैक्टिस करते हुए, डाइवे मारते हुए एक अरसा हो गया, और वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपर्ट की निगरानी में ये मूव परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आप जो है बच्चे इस मूव को घर या स्कूल में परफॉर्म ना करें, एक ये वार्निंग चलती थी। तो इसका भी बच्चों ने बहुत फ़ायदा उठाया, यार घर और स्कूल में हम नहीं कर रहे फॉलो। बच्चे क्या करते थे, किसी पार्क में जाके मूव्स अप्लाई कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं आपस में, और वो इंजर्ड हो रहे हैं। तो USA में जो एक कम्युनिटी, पेरेंट्स कम्युनिटी थी, उसने काफ़ी कंसर्न रेज़ किया कि यार आपने अपनी इस वार्निंग में ये लिखा हुआ है कि यार घर और स्कूल में इसको ट्राई ना करें, ठीक है। तो उसके बाद फिर WWE ने क्या किया, जो कंपनी का नाम है रेसलिंग कंपनी, उन्होंने अपनी जो वार्निंग है उसको मॉडिफाई किया। उसके बाद फिर जो उनकी वार्निंग आने लगी वो ये थी, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम और एट स्कूल और एनी प्लेस एल्स, ठीक है। आप कहीं भी इसको ट्राई ना करें, हमारे एथलीट्स जो हैं वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर रहे होते हैं ये मूव, आप इसको कहीं भी ट्राई ना करें। होम, स्कूल और एनी प्लेस एल्स, इन सब के मायने एक ही थे ना यार, कि भाई आप घर में भी ट्राई ना करें, आप स्कूल में भी ट्राई ना करें, या किसी भी जगह ट्राई ना करें। इस टर्म का जो है यूज्ड जनरल्स का मतलब यही है कि भाई जो भी वर्ड्स आ रहे हो, होम और स्कूल के बाद जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, उसके मीनिंग जो है इसी से रेफ़र हो रहे हैं, इसी से मैच कर रहे हैं कि भाई आप कहीं भी चीज़ ट्राई ना करें। उसका मतलब यही है, सेम काइंड ऑफ मतलब होता है सबका, सेम मतलब है सबका, कि आप घर पे ट्राई ना करें, स्कूल में ट्राई ना करें, या किसी और पार्क वगैरह में आप ट्राई ना करें, तो वो सेम स्कोप में आ रहे हैं। जैसे होम पहला वर्ड है, उसके बाद जो भी वर्ड आ रहे हैं वो इसी मकसद से आ रहे हैं कि आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहें, और उसका मकसद वही है कि आप ये सिक्योर करना कि आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये चीज़ अप्लाई करें। कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये चीज़ अप्लाई हुई है, जब तक आपके पास कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट ना हो आप ये चीज़ रिक्रिएट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब ये केस है यहाँ पर पॉवेल वर्सेस कैम्पटन पार्क रिकोर्स को 1899। फैक्ट्स क्या है भाई इसमें, सेक्शन 1 ऑफ द बेटिंग एक्ट 1853 प्रोहिबिटेड बेटिंग इन अ हाउस, ऑफिस और रूम और एनी अदर प्लेस। द इशू वॉज वेदर अ रिंग एट अ रेस कोर्स was in other place
और फॉर द पर्पस ऑफ द स्टैचू। अब भाई एक बैटिंग एक्ट पास हुआ था 1853 में, जो प्रोहिबिट करता था कि आप घर में, ऑफिस में या किसी अदर प्लेस में आप बैटिंग ना करें। आप यहाँ पे देख लें, सेम है, सेम चीज़ रेसलिंग की मैंने बात बताई, सेम वहाँ पे स्कोप चल रहा है यहाँ पे भी, कि घर में, ऑफिस में या किसी रूम में या किसी अदर जगह आप ये बैटिंग ना करें। ठीक है। अब इशू यह है कि यार एक रेस कोर्स है तो कंट्रोल इन्वायरमेंट है ना, वहाँ पे बैटिंग कंट्रोल इन्वायरमेंट में होती है, क्या रेस कोर्स भी अदर प्लेस में आता है? अब ये इसमें बहस हुई थी। अब इसका फैसला क्या हुआ? द लॉर्ड्स डिसाइडेड दैट इफ़ द Wisdom generis rule was applied, the specific words such as room and office that preceded the general phrase or other places created a class of indoor places। देखें यहाँ पर वर्ड्स आ रहे हैं कि इंडोर प्लेसेस की एक अलग क्लास बना दी। जो वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, ऑफिस, रूम और अदर प्लेस, वो इंडोर प्लेसेस को स्पेसिफाई कर रहा है। एज अ रिंग ऑन द रेस कोर्स वॉज आउटसाइड इट विल नॉट फॉल विद इन दिस कैटेगरी। कि जो है रेस रिंग, जो है रेस कोर्स, जो है वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है और आउटसाइड इन्वायरमेंट है, वो इस कैटेगरी में नहीं आता। देयरफॉर द एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू रिस्ट्रिक्ट गैम्बलिंग हियर। ठीक है, यहाँ गैम्बलिंग अलाउ है भाई, क्योंकि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। समझ में आ रही बात? होपफुली ये भी क्लियर हो चुका होगा आपको। अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल आप वापस से रब्ता कर सकते हैं मुझसे इसमें। एक्सप्रेसियो यूनियस एक्सक्लूसिव अल्ट्रियस से ये एक टर्म है, ये क्या कहती है? Where a statute seeks to establish a list of what is covered by its provisions, then anything not expressly included in that list is specifically excluded। एक लिस्ट में जिस चीज़ का नाम आ गया है, बतौर नाम आया है, वो उस लिस्ट में शामिल है। अगर कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं है तो उसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करते हैं। एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि यार कराची में या पाकिस्तान में पिलियन राइटिंग, डबल सवारी पर पाबंदी लगी है। उन्होंने बता दिया डबल सवारी पर पाबंदी लगी है। अब जिसको वो इस लिस्ट में एक्सक्लूड करते हैं, वो स्पेसिफिकली बता देते हैं कि यार ये डबल सवारी की पाबंदी है, वो औरतों में, बूढ़ों में या मरीज़ों में काउंट नहीं होती। तो स्पेसिफिकली बता दिया। इस टर्म का यही मकसद है। अगर कोई चीज़ मेंशन्ड है, अनलेस कि इसको स्पेसिफिकली किसी चीज़ को एक्सक्लूड ना किया जाए, वो इंक्लूडेड चीज़ों में शामिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रिजम्पशंस पे आते हैं। There are presumptions which generally apply unless the legislation specifically states otherwise. For example, a statute cannot conflict with international law. An act should therefore be interpreted as giving effect to international obligations. कोई भी स्टैचू जो है वो इंटरनेशनल लॉ से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। नंबर 1 पॉइंट ये है। A statute does not have any retrospective effect। इसका क्या मतलब है भाई? कोई नया लॉ पास कर रहे हो, उसका वो पुराने केसेस में कोई है चीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा। पहले जो फैसले हो गए वो हो गए, वो पिछली चीज़ों को नहीं छेड़ेगा, वो आगे आने वाली चीज़ों को इफेक्ट करेगा। ठीक है। अ स्टैचू डज नॉट अल्टर द कॉमन लॉ। जो ऑलरेडी कॉमन लॉ बना हुआ है उसको स्टैचू अल्टर नहीं करेगा। अ स्टैचू डज नॉट एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। सी, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को स्टैचू जो है वो छेड़ेगा नहीं। लेजिस्लेशन डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूके। अब जो कानून, जो लेजिस्लेशन बना रहे हैं वो सिर्फ यूके की हद तक जो है वो लिमिटेड रहेगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, ये प्रिजम्पशंस है। आ गया भाई आखिरी टॉपिक क्या है, छोटा सा, ह्यूमन राइट लॉस। ह्यूमन राइट क्या है भाई? ह्यूमन राइट आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड। दे अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू लिव एंड what your personal beliefs are. Individuals have these rights based on principles of fairness and equality and respect. The purpose of human right is to give individual protection in their everyday life, such as the right to freedom, right to freedom of religion and belief, and the right to respect their private and family life. बिल्कुल क्लियर है, ये टर्म समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सा फिर भी समझा देते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स क्या है। भाई हर एक बंदे को सेफ्टी का राइट है, हर एक बंदे को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट है, और उसकी प्राइवेट लाइफ और प्राइवेट फैमिली को सेफ्टी का राइट सबको है। सही, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जाए, ये है ह्यूमन राइट्स। अब इसके अगेंस्ट जो लॉ पास होते हैं कि भाई किसी के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, सबको इक्वल चांस दिया जाए, अब किसी कम्युनिटी को स्पेसिफिकली टारगेट ना किया जाए, ये इनके लॉज होते हैं। तो ये फुली क्लियर होगा आपको, बहुत ही क्लियर चीज़ थी ये। तो ह्यूमन राइट लॉज तो बहुत पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, इंटर में भी पढ़ा था हमने, बहुत क्लियर ये चीज़ होती है। अच्छा, इस क्लास को हम यहाँ पर अभी एंड कर रहे हैं फ़िलहाल, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।